ठीक है, तो ये BT 365 है विजन का। इसमें ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे न्यूज़ में उसको इन्होंने कवर किया है। इसको हम देखते हैं। तो पहला इनका साइमल्टेनियस इलेक्शन पर था। ठीक है भाई, साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया था अभी। कौन सा बिल था? 129th। ठीक है, 129th अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट अलग चीज़ होता है, अमेंडमेंट बिल अलग चीज़ होती है, दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये 129th अमेंडमेंट बिल था जो पास हुआ है। जब इसको एसेंट मिल जाएगा तो ये अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा तब। और इसमें की प्रोविजंस क्या हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का इनका कहने का मतलब है कि जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं और केंद्र का मतलब लोकसभा का और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ हो, इनका जो मतलब प्रोविजन है। ठीक है, तो उसके लिए कई सारे प्रोविजन है, उसके लिए कई सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे जो असेंबलीज अभी ऑनगोइंग हैं उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, और जो मतलब उनके टर्म शॉर्ट करने पड़ेंगे, या कुछ के जो क्या कहते हैं टर्म्स हैं उनको एक्सटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि सब एक टाइम पे खत्म हो और एक टाइम पे इलेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें प्रोविजंस क्या क्या है? इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 82A। इसमें क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अच्छा, इसमें उसमें लिखा रहेगा कि जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का होगा और सभी स्टेट असेंबली का वो एक साथ हो। और टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द टर्म्स ऑफ ऑल एसएलएज यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल एंड विद फुल टर्म ऑफ लोकसभा। मतलब अभी जैसे होता है कि कहीं पे मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो उस स्टेट की असेंबली जो है भंग हो जाती है, मतलब हम कहते हैं फिर वहां पर मतलब आर्टिकल 365 अगर यूज कर दिया गया। हाँ, नहीं 356, सॉरी। ठीक है, 356। तो जब आर्टिकल 356 लगाते हैं तो किसी स्टेट पर तो वहाँ की असेंबली भंग कर दी जाती है एक तरह से। तुरंत इलेक्शन नहीं, हाँ तुरंत इलेक्शन भी हो सकते हैं या जब भी वो नोटिफाई करे। तो अब इस केस में क्या होता है कि मान लो कि पहले लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन शुरू में एक साथ होते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक के टाइम पे आया था दोनों के लिए। और फिर इलेक्शन हुए और कई साल तक, मतलब 5-6 टर्म तक, 5-6 नहीं मतलब 3-4 टर्म तक शायद एक साथ होते थे इलेक्शन, स्टेट के भी और उसके भी, लोकसभा के भी। लेकिन क्या हुआ कि फिर केरला पर कब 1969 में शायद प्रेसिडेंट रूल लगा था। ठीक है, तो वहाँ की स्टेट असेंबली भंग कर दी गई और फिर वहाँ का एक तरह से डिसकंटिन्यूटी यहाँ से शुरू हुई। फिर ऐसे बाकी स्टेट पर, फिर जब अपोजिशन की गवर्नमेंट आई तो उसने फिर कांग्रेस रूल पर लगाया, कांग्रेस रूल जो स्टेट थे उन पर प्रेसिडेंट रूल लगाया। ठीक है, तो ऐसा करते करते अब शायद मतलब अभी 3-4 स्टेट हैं जिनका साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है जनरल असेंबली, जनरल लोकसभा के साथ। अदरवाइज सबका आगे पीछे होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो उस स्टेट में, अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन है तो उस स्टेट में, और अगर लोकसभा का तो पूरे इंडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उस समय क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं या कोई भी नई स्कीम्स नहीं लॉन्च कर सकते वहाँ पे। तो और जो पार्टीज हैं उनको भी एक तरह से कैंपेनिंग मोड में रहना पड़ता है कि मान लो कि XYZ स्टेट का इलेक्शन है तो उनको वहाँ कैंपेनिंग करना जाना है। तो वो अपना जो, मान लो कि अगर केंद्र सरकार की या जो नेशनल पार्टीज हैं उनके लीडर अगर नेशनल मतलब लोकसभा में है तो उनका उनका भी एक तरह से वो नुकसान होता है काम का, कि उनको उधर इलेक्शन पे ध्यान देना है फिर, अब वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि एक साथ होगा तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि हर साल इलेक्शन होना है। एक साथ इलेक्शन होगा, उसी टाइम जितना आपको कैंपेन करना हो, जितना कन्विंस करना हो कर सको। फिर 5 साल के लिए बरी 5 साल के लिए आप अपना काम कर रहे हो, फिर अगले 5 साल बाद होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए जैसे क्या कि अगर स्टेट असेंबली, एक तो जो मेंबर्स होते हैं कहते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्टीज का जिक्र नहीं था पहले, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया जब क्या कहते हैं जब वो डिफेक्शन बिल आया। ठीक है, जब डिफेक्शन बिल लाया गया था तो मतलब एंटी डिफेक्शन, हाँ एंटी डिफेक्शन आया, तब से पार्टीज का जिक्र है एंटी डिफेक्शन। पहले नहीं था। तो ये माना जाता था कि जो मेंबर्स हैं अलग अलग, सारे मेंबर्स इंडिविजुअली सोचते हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं, और मेजोरिटी उसको मिलेगी जहाँ पर सारे मेंबर्स एग्री करेंगे या मैक्सिमम मेंबर एग्री करेंगे उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को, या उस सीएम के उम्मीदवार को या पीएम के उम्मीदवार को मेजोरिटी मिलेगी और वो पीएम बनेगा या सीएम बनेगा, मतलब ऐसा केस में भी। हाँ, तो लेकिन जब अ, यहाँ अब हमने देखा कि पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम में अलग अलग पार्टीज हैं, वो अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग कुछ कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ मजदूर यूनियन को, कुछ कम्युनिस्ट को, अलग अलग
को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। प्लस इनके अलग-अलग कोलिशन भी बनते रहते हैं ना, पार्टी-पार्टी कोलिशन बनता रहता है। और कभी एक पार्टी मान लो कि कोई किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उनके कोलिशन बनते हैं, बिगड़ते हैं और उस हिसाब से सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। या अगर मान लो कि फिर ऐसा हुआ कि हंग असेंबली, मतलब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी जो अभी तक एक तरह से उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक माना जाता था और वो चलता था। अब ये सिचुएशन नहीं है, मतलब इनके हिसाब से अगर ये बिल पास हो गया और ऐसा कह दिया गया कि 5 साल के लिए कार्यकाल है, ठीक है, तो कितना भी जोड़-तोड़ करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ भी मतलब समझ एक तरह से वो ज़्यादा मजबूत बनाएँगे कि भाई कोई डिफेक्शन ना कर पाए, किसी पार्टी मतलब अपनी पार्टी में चेंज कर पाए। प्लस अ, ये भी होगा कि ये कम, इसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी को कर्व करना है एक तरह से, कि जो उनकी खुद की डेमोक्रेसी थी वो अब खत्म, एक तरह से उसको जकड़ दिया आपने कि आप अपना अपने हिसाब से नहीं काम कर पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो एक आर्टिकल आया 82A, इसमें दो चीज़ें हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कहा गया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म्स हैं वो कहा गया कि लोकसभा के साथ शुरू होगा, खत्म होगा। और आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट है, इसमें क्या है, जो अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शन है उनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और मिड टर्म का मतलब होता है कि pursuant to resolution, a mid-term election shall take place and a new Lok Sabha shall be constituted only after unexpired term. Only for unexpired term, मतलब जैसे अभी हम कहते हैं ना कि लोकसभा 5 साल के लिए है, ठीक है। मान लो कि बीच में ऐसा होता है कि ये जो सरकार है ये मेजोरिटी खो दिया, मोदी सरकार मेजोरिटी इनकी चली गई, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्शन होगा और वो फिर जो नई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी वो अगले 5 साल के लिए होती है, अभी जो रूल है, ठीक है, अगले 5 साल के लिए आएगी। हाँ, लेकिन इसमें क्या रहा है कि अगर मान लो बीच में ये सरकार गिर जाती है, इसके खिलाफ मतलब अ, मतलब रेजोल्यूशन पास हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, ठीक है, यार उसका वो टर्म मुझे नहीं याद आ रहा। हम्म, मतलब वो मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाते हैं, तो मेजोरिटी नहीं प्रूव सर कर नो पाते कॉन्फिडेंस हैं। मोशन। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो नया इलेक्शन जो होगा उसके बाद जो होगा 5 साल का कार्यकाल नहीं होगा, जो ऑलरेडी डिफाइंड टर्म है, मान लो कि 25 से 30 तक होना था इसको, ठीक है, 5 साल के लिए। तो अगर मान लो कि 27 से 28 में मान लो 28 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो 28 से 30 तक ही रहेगी, 30 में फिर इलेक्शन होंगे, ठीक है, उसका टर्म शॉर्ट हो जाएगा। जो ये बिल है, जो ये अमेंडमेंट है आर्टिकल 83 में, ठीक है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फिर आर्टिकल 172 में भी क्या है, इट डिफाइंड अनएक्सपायर्ड फुल टर्म, अच्छा ये असेंबलीज के लिए है, और वो सेम सेम चीज़ है, असेंबली के लिए है, ठीक है। और अमेंडमेंट टू आर्टिकल 327, इसमें क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। एक अपने यूके यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट का कभी देखा है, वहाँ पर जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, मतलब जो जिनसे हम मिलते हैं, मतलब जो उनकी रियल गवर्नमेंट है, उनके वहाँ दो गवर्नमेंट होती हैं, एक रियल गवर्नमेंट होती है, एक शैडो गवर्नमेंट होती है। जैसे मान लो कि जो हमारे यहाँ अपोजिशन लीडर होते हैं, तो उनके यहाँ अपोजिशन लीडर जो होगा वो शैडो गवर्नमेंट का पीएम होगा एक तरह से, ठीक है। और वो अपने अलग अलग कैबिनेट भी एक तरह से वो बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वो फलाना खाना, ठीक है। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये शैडो गवर्नमेंट ओवरटेक करती है, ठीक है। और वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस पास किए होते हैं वो लोग गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ इलेक्शन नहीं होता तुरंत, वहाँ पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट बना ले रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ भी ऐसा कुछ प्रोविजंस लाएंगे लोग कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रहे हैं वो गवर्नमेंट बना पाएंगे कि नहीं, वो बात भी देखनी पड़ेगी ना। अदरवाइज इलेक्शन होगा तो फिर उनको उतना ही टर्म मिलेगा जितना टर्म बाकी रहेगा, पूरा टर्म 5 साल का नहीं मिलेगा, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि जनरल इलेक्शन किसके लिए, हाउस ऑफ द पीपल के लिए और सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एक साथ होगा, ठीक है, दोनों के लिए एक साथ होगा। और साइमल्टेनियस इलेक्शन डजंट मीन वोटिंग अक्रॉस द कंट्री, फॉर ऑल इलेक्शन नीड टू हैपन ऑन सिंगल डे, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब आपने यहाँ देखा होगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसी के साथ कई सारे स्टेट का भी इलेक्शन होता है, और दोनों के लिए अलग अलग वोटिंग होती है, ऐसा नहीं कि एक ही वोटिंग आपने कर दी, दोनों के लिए नहीं होता, दोनों के लिए अलग अलग वोटिंग होगी और दोनों में
सेम वोटर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है कि नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कब-कब साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे, मतलब जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हुए थे, 1951, 52, 57, 62, 67, ठीक है। फिर हमने देखा था 69 में ब्रेक हुआ था ये, जब केरला पर आर्टिकल 356 यूज़ किया गया था पहली बार, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था किसी स्टेट पर। बॉडीज दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, किस बॉडीज ने ऑलरेडी रिकमेंड किया है इस चीज़ को। 170th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये 1999 में थी। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2015 और वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017। ये मतलब ये कुछ बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ऑब्वियसली, ठीक है। इन लोगों ने रिकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, ऑल्दो उन्होंने और भी रिकमेंडेशन दी होंगी, बस उसमें से एक मेजर इन्होंने पकड़ लिया कि हाँ इन्होंने ये दिया है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे, ये आर्टिकल किससे आया मालूम है? 73rd 74th अमेंडमेंट में आया था ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें क्या है, CAG in Karnataka report observed disempowerment of SECs delayed election to the local government, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो जो पंचायती इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन होती हैं उसको ओवरसी करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243(1) एंड आर्टिकल 243(ZA). देखो जो पंचायती से रिलेटेड है सारे आर्टिकल 243 के अंडर में ही हैं, ठीक है। अब उसमें ZA ZK 1 मतलब अल्फाबेटिकल उन्होंने कर दिया, पर वो 243 में ही है सारे। तो इसमें है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज रिस्पेक्टिवली शैल बी वेस्टेड इन SEC, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और आर्टिकल 243(k)(2) condition of service and tenure of office of state election commissioner shall be determined by governor, or he shall not be removed from office except in the manner and on ground prescribed for the removal of a judge of state high court. He can be removed by president, only by president, ठीक है। तो इसी से कुछ याद आया, जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब ECI के जो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, CEC और EC, ठीक है, दो होते हैं ना। तो मतलब दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो उनको कैसे रिमूव करते हैं? ऑन द ग्राउंड, जैसा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाते हैं उसी तरह हटाते हैं ना। ये शायद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट उसमें भी है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज को किस तरह हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब वही 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उनके लिए। फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनका फंक्शन क्या है? डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, फॉर ensure a fair representation, oversee preparation and division of electoral rolls for local body election, reservation of seats for SCs, STs and OBCs। कितना परसेंट है, ठीक है। जो रिकमेंडेड है 33% है, ठीक है। वुमेन के लिए SC, ST, OBC तीनों को मिला के 33% है ना, 33 के 30% है, 33 है ना। लेकिन कहीं कहीं कुछ स्टेट में 33 से ज्यादा है, ठीक है, कहीं कहीं 40% भी है महिला। उत्तराखंड में हाँ 50% है। हाँ, बताओ वहाँ पे बिहार में तो शायद 40% है, और उत्तराखंड में आपने बताया वहाँ पे 50% है, ठीक है। 50%। ठीक है, हर स्टेट मतलब 33, एटलीस्ट 33 तो देना ही है। अगर उसके ऊपर देना चाहें रिजर्वेशन तो दे सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू लोकल बॉडी इलेक्शन इंक्लूडिंग मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी। एक मतलब एक एनोमली या कह सकते हो डिफरेंस देख लो इसमें, कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन के जो डिस्प्यूट होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के जो डिस्प्यूट होते हैं वो कौन देखता है? हाई कोर्ट देखता है ना, हाई कोर्ट में जाते हैं उसके लिए। इवन शायद जो स्टेट असेंबली इलेक्शन के भी जो डिस्प्यूट होते हैं उसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं, शायद हाई कोर्ट ही देखता है।
फिर है डिलिमिटेशन कमीशन, इस पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी देख लेते हैं कि न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट इन किशोर चंद्र छगन लाल राठौर केस 2024 sorry held that constitutional court have the power to review orders of delimitation commission if an order is manifestly arbitrary। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होगी या उनके ऑर्डर होंगे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है किशोर चंद्र छगन लाल राठौर के केस में कि डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर वो आर्बिट्रेरी होंगे, उनको लगेगा कि ये मनगढ़ंत या मतलब ऐसे रैंडमली ऑर्डर है कुछ। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है मतलब इसमें दो चीजें मतलब जो डिलिमिटेशन कमीशन दो चीजें देखती हैं, एक जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी सीट्स होंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका एरिया। ठीक है, वो देखते हैं कि हर जगह हर स्टेट में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीट्स मिले और हर जो जो सीट है उनकी साइज वो मतलब जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइज सेम हो, मतलब उसमें एरिया नहीं देखते हैं, सेम साइज देखते हैं। मतलब अगर मान लो यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है मतलब तो उनको ज़्यादा सीट मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनको ज़्यादा सीट्स मिलेगी, प्लस उनका जो एरिया होगा मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं। जैसे कुछ हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो, क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। और कुछ एरिया है बहुत छोटे हैं, क्यों? वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मान लो कि इन्होंने एक टारगेट रखा कि एक बेंचमार्क रखा कि 10 लाख पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करना है उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो जब जहाँ जितने एरिया में 10 लाख पॉपुलेशन होगी वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वैसा responsibility of delimitation is assigned to high powered body known as delimitation commission under article 82। delimitation is done by such authority and in such manner as parliament may by law determine। मतलब जो डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है उसको कौन? पार्लियामेंट फॉर्म करती है ना, पार्लियामेंट फॉर्म करती है। In India, such a delimitation commission has been constituted 4 times: 1952, 1963, 73, 2002। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, उसमें जिक्र है पर बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाती है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी कह रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ठीक है 4 बार बना। इसमें ये भी था कि हर जो भी सेंसस होंगे उसके बाद इसका फॉर्मेशन होगा। तो जब भी सेंसस हुआ उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था शुरू में, बाद में क्योंकि कुछ स्टेट की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी, कुछ स्टेट की पॉपुलेशन रुक गई, इसलिए इसको रोक दिया गया इस प्रोसेस को। 2002 में भी सीट सीट नहीं सिर्फ शायद जो एरिया है उसको एडजस्ट किया गया था, सीट घटाई बढ़ाई नहीं गई थी। ठीक है, अब जब नेक्स्ट सेंसस होगा मतलब 2030 तक, उसके बाद ये फिर क्या कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। डिलिमिटेशन कमीशंस डिसीजन आर कंसीडर्ड फाइनल एंड अनचैलेंजेबल इन कोर्ट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, पर अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज कर सकता है या रिव्यू कर सकता है उनके ऑर्डर को। ठीक है, the copies of its order are laid before Lok Sabha and state legislative assemblies concerned, but no modification are permissible by therein by them। ठीक है, जो भी इनके ऑर्डर होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के वो फाइनल होते हैं अपने आप में, उनकी कॉपीज जो है वो जो लोकसभा है वहां भी भेजी जाती हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वहां भेजी जाती है। मतलब अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड वो डिलिमिटेशन कमीशन था तो वहां भी जाएगा, और नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो ऑर्डर था फाइनल है उसको वो चेंज नहीं कर सकते, उनको वो मानना ही पड़ेगा एक तरह से। Composition of delimitation commission, person who is or has been a judge of Supreme Court, chairperson होगा वो, chief election commissioner और an election commissioner nominated by chief election commissioner और state election commissioner of concerned state। ठीक है, तो 3 लोग मैंडेटरी, 3 लोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर्ड हो या अभी का हो वो हो सकता है, वो चेयरमैन होगा। इलेक्शन कमिश्नर मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब और या उनका उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई इलेक्शन कमिश्नर वो होगा, प्लस स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। हाँ ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, चीफ नहीं है, मतलब उनकी बॉडी में से कोई भी स्टेट। ऐसे ये आया था 73rd अमेंडमेंट से। ठीक है, 73rd 74 दोनों में आ सकते हो, जिक्र दोनों में है, आया 73rd में था। ईवीएम वीवीपैट। ठीक है, वीवीपैट मतलब
वेरीफिएबल करके, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या होता है कि जैसे हम जब ईवीएम पे बटन दबाते हैं ना, तो एक उससे कनेक्टेड एक प्रिंटर होता है, ठीक है, यहाँ प्रिंटर है। इसमें जो जो हमने मान लो कि किसी पे दबाया अपने सिंबल, जो भी सिंबल है, ठीक है, तो यहाँ पर वो ऐसे एक एक प्रिंट वहाँ पे बन के आएगा, एक पर्ची निकलेगी और आपको कुछ सेकंड के लिए दिखेगा, 5-10 सेकंड इसमें होगा, लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद वो गिर पड़ेगा, वहाँ पे एक नीचे बॉक्स होगा, उसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो देते नहीं है, जो वोट करता है उसको उसको मिलता नहीं है वो पर्ची, वो जाता है, मतलब जो इलेक्शन करा रहे हैं उनके पास ही जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसमें ये हुआ था कि जैसे मान लो कि हम अभी जो वोट काउंट करते हैं वो बटन दबाने को उसको काउंट करते हैं कि कितनी बार बटन दबा, ठीक है, या उससे रिलेटेड। इसको नहीं काउंट करते हैं, पेपर ट्रेल को तभी काउंट करते हैं जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाए, कि नहीं किसी को शक हो कि इसमें कुछ धांधली हुई है ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें क्या, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस ईसीआई एंड अनदर 2024, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रॉस वेरिफिकेशन था ईवीएम डाटा को वीवी पैट से के रिकॉर्ड से वो मैच कराने को कहा था इन लोगों ने, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक, या एडीआर जिसको कहते हो तुम लोग, हाँ एडीआर है। एडीआर ने इसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि मतलब इलेक्शन पर हमें भरोसा नहीं है, और जो मतलब ईवीएम का डाटा है और जो वीवीपैट है उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, मिसमैच है, उसको मिलाया जाए, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि अगर कोई ऐसा हुआ है तो पता चलेगा ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है, जो भी है। तो अब ईवीएम वीवीपैट का कहते हैं, ईवीएम इज पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जितने भी ईवीएम है उनको कहते हैं कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स है अपने आप में, जो सारी अलग अलग ईवीएम होती है ना, वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में एक अलग यूनिट है, ये अपने आप में एक अलग यूनिट है, ये अपने आप अलग यूनिट है, सारी अलग अलग यूनिट होती हैं। जब एक भर जाती है तो दूसरे को लाते हैं, फिर तीसरे को लाएंगे, जब तक इलेक्शन होता रहेगा, ठीक है, वहाँ पे। फिर बाद में हर को सबको अलग अलग काउंट करते हैं, सब में से कितना वोट किसको मिला है, फिर उसको बाद में टैली करते हैं कि हाँ ठीक है, टोटल वोट इतने पड़े हैं, इतने को इतना मिला, इसको इतना मिला, ऐसे करके। Goa was the first state to use VVPAT with all EVMs during 2017 legislative assembly election, ठीक है। गोवा पहला था जहां पर वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, और वीवीपैट वर फुल्ली डिप्लॉयड इन 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शंस। इसके पहले क्या था, ईवीएम को कौन बनाता है, सप्लाइड टू ईसीआई बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मतलब ये दो संस्थाएं हैं जो बनाती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये ईवीएम पहली बार कब यूज हुआ था, बाई इलेक्शन में केरला में 1982 में। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया था ईवीएम के यूज के लिए, मतलब ये बिना अमेंडमेंट के ही इसको यूज कर लिया गया, और उसके बाद फिर अमेंडमेंट लाया गया 2004 में, इनको अडॉप्ट किया गया था जनरल इलेक्शन के लिए 2004 में पहली बार, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और आया था नोटा बटन, भी शायद इसी टाइम आया था 2013 में ही, नोटा वाला बटन जो आता है वो भी इसी टाइम था, वो भी सुब्रमण्यम स्वामी वाला ही केस था। क्या बैलेट यूनिट फंक्शन कीबोर्ड, अब इतना डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है। चाहो तो जा सकते हो, वरना कोई इतना नहीं पूछेगा कि उसमें क्या क्या यूनिट लगती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना ही स्टैट्यूटरी है और ना ही क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ईसीआई द्वारा कुछ कोड बनाए गए हैं जिस पर सारे ही जितने पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं, और जब इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस होती है उसी टाइम से एमसीसी लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसी टाइम से, ठीक है। तो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1960 में, कहाँ पर, केरला के इलेक्शन में, केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1960 में, तब एमसीसी इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर सेट ऑफ गाइडलाइंस लेड बाय ईसीआई इन कंसेंसस विद पॉलिटिकल पार्टीज, ये देख लो, ये इसको किसने बनाया है, ईसीआई ने बनाया है, और किसके पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कंसेंसस बनाया है, मतलब उनकी क्या कहते हैं, उनकी सहमति से बनाया है, टू गवर्न कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। फिर वही सब है कि इसमें आर्टिकल 324, आपको पता ही है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, जिसमें उनको पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं। देख लो, पार्लियामेंट के कराते हैं,
पार्लियामेंट के दोनों हाउस, ठीक है, दोनों हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के, स्टेट लेजिस्लेचर के उनमें भी दोनों हाउस अगर हैं तो, या एक है तो, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के कराते हैं, प्रेसिडेंट के भी और वाइस प्रेसिडेंट के भी। इतने इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट एमसीसी, ठीक है, बताया था क्योंकि वो इनके खुद का क्रिएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और ना इसके लिए कोई लॉ बना है, स्टेचुटरी भी नहीं है, ठीक है। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी हर पॉलिटिकल पार्टी पे लगता है, हर कैंडिडेट पे लगता है, ठीक है। एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड आफ्टर एमसीसी इन्फोर्स, एमसीसी बताया था जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई वहां से एमसीसी लग जाता है। तो उसमें क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है? No policy, project or scheme can be announced that can influence voting behavior. Avoid advertising at cost of public exchequer. Prohibition of any ad hoc appointment in government or public undertaking. Uh, Holding public meeting during 48-hour period before the uh, hour fixed for closing the poll. Ban of government resources like transport, machinery, etc. for campaigning. Ministers or candidate cannot sanction grant payment फॉर फ्रॉम डिस्क्रिशनरी फंड्स, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है उसमें, एमसीसी जब भी होता है, इसलिए क्योंकि जब इलेक्शन जहां भी है, मान लो किसी भी स्टेट में है, तो उस स्टेट में एमसीसी लग जाता है जब डेट अनाउंस होती है। अब मान लो कि जो संसद होते हैं वो, और जो मंत्री वगैरह हैं वो भी एक तरह से वो भी पार्टी मेंबर है, तो उनको भी कैंपेन करने जाना पड़ता है। तो वो एक्टिविटीज जो मतलब जो अपने काम में उनको टाइम लगाना था वो कैंपेन में लगा देते हैं। अब साल भर में कहीं ना हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन है, हर साल एमसीसी लगेगा वहां पर, और हर साल वो कैंपेन में जाएंगे, तो इसको ही अवॉइड करने के लिए वो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एमसीसी इज ऑपरेशनल सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल रिजल्ट आर अनाउंस्ड, ठीक है, मतलब कब से कब तक? जब इलेक्शन डेट अनाउंस की गई और जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ गया उस दिन तक एमसीसी होता है, उस टाइम तक एमसीसी होता है, ठीक है। This period has been upheld by Punjab and Haryana High Court in Harbans Singh Jalal versus Union of India and others in 1997, ठीक है। Consequence of violation, इसमें क्या कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो जो वॉल्यूशन होता है वो भी मतलब इसको भी कोई प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है वो जो ईसीआई है, ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है। ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1958 में सेक्शन 123 है, इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर है, अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हो तो उनको पनिश किया सकता है, ठीक है। इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स इन इलेक्टोरल ऑफिस अंडर सेक्शन 172 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी है, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन अभी 2024 में हुए, तो उससे रिलेटेड है ये। सिस्टम ऑफ इलेक्शन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है वो एक टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, कहते हैं तो पीपल है, लेकिन वो जो उनका एरिया है वो हम एक तरह से कहते हैं कि उसका नाम लेके कहते हैं ना कि इस टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंट अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स की गई है वो शायद 10 लाख तक है, ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है हर कैंडिडेट लोकसभा में। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, और हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोल, मतलब अगर 10 कैंडिडेट मान लो खड़े हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, 50% वाला केस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, 50% वाला केस नहीं होता, या 51 वो वाला केस नहीं होता, इसमें जो सबसे ज्यादा पाएगा वोट वही रिप्रेजेंट करेगा, वही विजेता माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ही बंदा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए इसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। और जो भी जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। इसमें 50% वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, वो जो क्या कहते हैं, एक और होता है ना, ये क्या कहते हैं उसे, नाम भूल जाते हैं यार, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में होता है वैसा। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा हमारे यहाँ 5 साल फिक्स की गई है। जब पहली उनकी जनरल इलेक्शन के बाद जब पहली मीटिंग होगी उस दिन से 5 साल तक वो चलते हैं।
President is authorized to dissolve Lok Sabha at the time before completion of 5 years and this cannot be challenged in court of law. ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को और इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, लेकिन रियल में देखोगे तो कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज चैलेंज की जाती है और की जा रही है. ठीक है, अभी हमने डिलिमिटेशन का केस देखा. ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पीरियड by law of parliament for 1 year at a time for any length of time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after emergency has ceased to operate. ठीक है, जो लोकसभा का टर्म होता है उसको इमरजेंसी के टाइम में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और उसको इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं. 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर अगली बार 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर अगली बार 1 साल के लिए, ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं, बढ़ा सकते, कभी कितना भी टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं दी गई उसमें. ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो गई तो नहीं बढ़ा सकते. 6 महीने के बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, या आप खुद ही वो जो रेजोल्यूशन पास करेंगे उसमें खुद ही बता सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 324 टू 329 which are enshrined in part 15 deal with provisions related to elections. ठीक है, लोकसभा इलेक्शन. 329B क्या है? Constitution recently Constitution Election Commission of India invoked Article 329B of Constitution before Supreme Court to limit judicial intervention in electoral process. As per 329B, no election to Parliament or state legislature shall be questioned except through an election petition filed as prescribed by law made by appropriate legislature. Supreme Court in NP Ponnuswamy and Returning Officer, Namakkal Constituency and others, 1952 states that once ECI officially notifies the election process, court cannot intervene or interfere. ठीक है, under representation of people act 1951 section 80 states that validity of any election cannot be challenged or questioned except by filing a election petition. Election petitions are filed in concerned states high court which has original jurisdiction over them. Appeals lie in Supreme Court of India. An election petition can be filed by any candidate or any elector relating to election personally. Elector means a person who was entitled to vote at the election to which the election petition relates. ठीक है, तो इलेक्शन पिटिशन का क्या है कि इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप इलेक्शन पिटिशन के द्वारा ही चैलेंज कर सकते हैं, किसी और केस के द्वारा नहीं. पहला. दूसरा कि इलेक्शन पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं. ठीक है, दूसरा ये पॉइंट था कि इलेक्शन पिटिशन जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं. सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील्स को ले सकता है. मतलब आपने हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन फाइल की, जो भी उसका रिजल्ट आया, जो भी ऑर्डर आया, आप उसको चैलेंज करना चाहते हो या अपील करना चाहते हो उस ऑर्डर के खिलाफ, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. ठीक है, शुरू में नहीं जाओगे, बाद में जाओगे. ठीक है, और जो इलेक्शन पिटिशन होता है उसको कैंडिडेट या इलेक्टर दोनों ही फाइल कर सकते हैं. इलेक्टर मतलब जो भी वोटर, एक तरह से जिसने वोट दिया हो उस इलेक्शन में. Nomination in election. A candidate was elected unopposed to Lok Sabha as the nomination paper of opposite candidate was rejected by the returning officer. ठीक है, ये सूरत का केस था, शायद एग्जैक्ट नहीं आ रहा. 2 जगह ऐसा हुआ था, एक गुजरात में और एक एमपी में, जहां पर एक ही कैंडिडेट था. ठीक है, एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ था. Nomination in election. Section 33 of Representation of People Act 1951 contains requirement for valid nomination. For filing of nomination in constituency, candidate from recognized parties should have one proposer. Candidates from independent and unrecognized parties should subscribe by 10 proposers. ठीक है, the proposer should be elected from that respective constituency. मतलब जैसे आपको अपना नॉमिनेशन देना है इलेक्शन के लिए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो अगर आप किसी रिकॉग्नाइज पार्टी से हो तो आपको केवल एक प्रपोजल चाहिए. मतलब एक बंदे के साथ गए और आपने फाइल कर दिया कि भाई ये हमारा नॉमिनेशन है. और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, किसी पार्टी से नहीं हो, तो आपको 10 प्रपोजल चाहिए होंगे कि हम क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. और वो जो 10 प्रपोजल होंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टर होंगे. इलेक्टर मतलब वहां वोट दे सकते हैं वो. ठीक है, तभी. Section 33 of RPA 1951 also deals with the nomination of election of candidate and presentation of valid information. ठीक है,
नॉमिनेशन से रिलेटेड है और जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है उनसे भी, मतलब जो नॉमिनेशन आप फाइल करते हो उसमें सारी डिटेल, कई सारे डिटेल मांगते हैं, आपका प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांग लगता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग लगता है, आपके ऊपर कितने केसेस हैं वो भी मांगते हैं, ठीक है, हर चीज़ मांगते हैं। और उसमें भी कुछ भी आपने अगर गलत दिया है, ठीक है, या इनवैलिड दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, ठीक है। और ये नॉमिनेशन चेक होती हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले आए, वो नॉमिनेशन क्रॉस वेरिफिकेशन होता है उसका, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। Recently, Supreme Court held that election candidates have right to privacy as regard to matters which are of no concern of voters or are irrelevant to candidature of public life, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मली इलेक्टर का ये एक तरह से राइट भी है कि वो जो कैंडिडेट है उनके बारे में जाने कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं या अदर। लेकिन कुछ लोग अगर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई उनके कितने अफेयर हैं, ठीक है, तो वो उनके मतलब उसका कोई वो इलेक्शन से कोई लेने देने नहीं ना, वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट है उनकी खुद की भी मतलब राइट टू प्राइवेसी है, आप हर चीज़ नहीं पूछ सकते हो, आप वो चीज़ पूछो जो इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, या उसको हैम्पर कर रही हो या इफेक्ट कर रही हो। सेक्शन 36 ऑफ आरपीए 1951 प्रोवाइड्स फॉर scrutiny of nomination and empower returning officer to reject nominations on ground of defect of substantial character, ठीक है। फिर रीपोलिंग, ECI conduct repoling for लोक सभा इलेक्शन इन वेरियस पोलिंग स्टेशन ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। रीपोलिंग किसमें है देखो, आरपीए मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसको पढ़ लेना, ठीक है, 2 बार था ये, 2 एक्ट हैं, इसमें 51 में ज़्यादा चीज़ें थी हैं। On account of natural calamity, violence, etc., due to damage or destruction of voting machines, countermanding of election on account of booth capturing, और on account of death of candidate of recognized party, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, या नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी किसी का भी हो, तो इन केसेस में रीपोलिंग हो सकती है, होती है। मतलब अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, या अगर वोटिंग मशीन में कोई दिक्कत हो जाएगी, या बूथ कैप्चरिंग हो जाए, या जो कैंडिडेट है, जो नेशनल पार्टी के स्टेट पार्टी के कैंडिडेट है, उनकी डेथ हो जाए, तो इन सब केसेस में रीपोलिंग हो सकती हैं, होती हैं। साइलेंस पीरियड, ये क्या है साइलेंस पीरियड? साइलेंस पीरियड वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टेट वेयर लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड। ये क्या होता है? बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेन बिफोर वोटिंग बिगिंस 48 आवर बिफोर वोटिंग। मतलब मान लो कि अगर 10 तारीख को 10 तारीख को इलेक्शन है, यहाँ पे वोटिंग है, तो उसके 2 दिन पहले से सारी कैंपेनिंग बंद, ठीक है, 48 घंटे के पहले सारी चीजें बंद। Some prohibitions under RPA 1951 during this period, however, Act does not use the term silence period, ठीक है, एक्ट में नहीं है पर वो माना जाता है क्योंकि उस समय कोई भी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती किसी तरह की, वो सब बैन है। सेक्शन 126(1) prohibits displaying any election matter using television or similar apparatus or propagation of election matter through any entertainment like musical concert. Where section 126A prohibits conducting exit polls and displaying their result using print or electronic media. Section 126(1)B prohibits displaying result of any opinion poll in electronic media. ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट है? जो साइलेंस पीरियड है, मतलब साइलेंस पीरियड मतलब वो 48 घंटे इलेक्शन के पहले, उस टाइम क्या कर कुछ नहीं, किसी भी तरह का इलेक्शन मटेरियल नहीं दिखा सकते किसी भी रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में भी नहीं, या किसी प्रचार के रूप में भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि एग्जिट पोल नहीं कंडक्ट कर सकते, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है उसके उसमें किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं कर सकते। एग्जिट पोल मतलब कि वो प्रेडिक्ट करते हैं ना कि कौन जीता, वो नहीं कर सकते। ओपिनियन पोल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का ओपिनियन पोल भी नहीं दे सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये जीतेंगे, हमारे हिसाब से वो जीतेंगे, ये भी नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था, ये बैन है। वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये एक कई बार ये मुद्दा उठता है कि एक बंदा है, वो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहा है, मान लो कि 2 में लड़ लिया, ठीक है। ऐसे कई होंगे जो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मान लो दोनों में जीत रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ही सीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक वो छोड़ना पड़ेगा उनको, कोई भी एक छोड़ना पड़ेगा। दोनों से हार के कोई बात नहीं, अगर दोनों जीत गए तो नुकसान है, क्योंकि एक छोड़ना पड़ेगा। अब जिसको छोड़े हैं, मान लो कि ये सीट छोड़ दिया उन्होंने, तो इसके लिए फिर से इलेक्शन होगा,
इसको छोड़ दिया इन्होंने, तो ये वाला फिर से, तो इन सबका इलेक्शन फिर से होगा। फिर इलेक्शन जो इलेक्टोरल मशीनरी है उसको लाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, फिर उतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर पैसा खर्चा होगा। आखिर मतलब पब्लिक एक्सचेकर, मतलब जो पब्लिक का पैसा है वही तो इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कराने में, ठीक है। अब उस सीट के लिए फिर से ही, मतलब जब इलेक्शन हो सकता था पहले ही, अब उसके लिए फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो नुकसान ही होता हुआ, लोगों का ही नुकसान हुआ, और वो बंदा रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा जो उसके लिए लड़ा था, ठीक है। Constitution has empowered Parliament to regulate the manner of conducting election. Therefore, contesting from multiple constituencies has been dealt in RPA 1951. इसमें कहा गया under the act there was no limit on number of constituencies a candidate could contest until 1996. 1996 तक मतलब एक बंदा चाहो तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता था, ठीक है, क्योंकि पहले कोई नंबर नहीं डिफाइन था। बाद में इसमें अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि केवल 2 सीट से, मैक्सिमम 2 सीट से आप लड़ सकते हो, ठीक है, पहले नहीं था। मुझे खुद याद है कि अटल बिहारी जी 3 सीट से लड़े थे पहला इलेक्शन अपना, और एक में जमानत जब्त हुई थी, एक में हारे थे, एक में जीते थे, ठीक है। ये शायद 1960 की बात है जब वो पहला इलेक्शन लड़े थे। Subsection 33(7) of RPA 1951, it allows candidate to contest from 2 seats. ये अमेंडमेंट था। थ्रू अमेंडमेंट 1996 पीरियड टू विच पहले बैन नहीं था, अब 2 तक कर दिया गया कि आप केवल 2 सीट से लड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। Section 70 of RPA 1951, it stipulates that candidate can hold only 1 seat at a time, regardless, मतलब वही चीज़ कि मतलब आप 2 सीट से लड़ रहे हो, ठीक है, एक्स वाई, और दोनों से मान लो जीत गए, लेकिन आप एक को ही रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है, एक आपको छोड़नी पड़ेगी, तो नुकसान एक का हुआ। अब इस पे फिर से इलेक्शन होगा, फिर से मशीनरी, फिर से इलेक्शन कमीशन को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वहाँ एमसीसी लगेगी, फिर से इलेक्शन होगा, वही सब चीज़ें, ठीक है। If candidate wins from 2 seats, a by-election is necessary from the seat which he vacates, ठीक है। Home voting क्या है? ECI for the first time provide facilities for home voting in 2024 election. The step is in line of election commission. No voter is left behind, ठीक है। होम वोटिंग मतलब अपने घर से ही वोट देना, एक तरह से। कुछ पहले भी होम वोटिंग होती थी पर सबके लिए नहीं, खासकर जैसे जो सैनिक होते थे बॉर्डर पर, जो बॉर्डर एरियाज में, वो होम वोटिंग कर सकते थे, पोस्टल से अपने वोट भेजते थे। जो एम्बेसीज में मतलब किसी देश के किसी दूसरे देश में एम्बेसीज में है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो लोग भी पोस्टल वोटिंग कर सकते थे, ठीक है, उनको भी था। पर इसकी डिमांड थी कि जैसे जो बहुत बूढ़े लोग हैं जो जा नहीं सकते पोलिंग बूथ तक, उनको ये सुविधा दी जाए, प्लस जो माइग्रेंट्स हैं जो अलग स्टेट में हैं मान लो कि, तो उनको भी वापस जाना पड़ता है, तो एक तो पैसा खर्चा होता है, और फिर ये कोई शेड्यूल नहीं होता उनका जाने का, तो वो जाते भी नहीं है, वो वोट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी ये था कि उनको भी ये सुविधा दी जाए। और जो एनआरआईज हैं वो, उनको भी ये था कि वो आके वोट कर सकते हैं, लेकिन अब मान लो कि वो नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से भी, तो वो कैसे वोट करेंगे, ठीक है, उनको भी ये सुविधा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही सब था इसमें। अंडर दिस वोटिंग फ्रॉम होम टेक्स प्लेस थ्रू पोस्टल बैलेट with involvement of full contingent of polling staff and security personnel with security of voting diligently maintained, ठीक है। secrecy of voting diligently maintained, ठीक है। PWDs, अच्छा किसको किसको इसमें अलाउ किया गया है? PWDs with 40% benchmark disability, senior citizen aged above 85 years। तो इन लोगों ने 2 कैटेगरीज को अलाउ किया है अभी। जो सीनियर सिटीजन है 85 ईयर्स से ज़्यादा के हैं उनको अलाउ किया है पोस्टल बैलेट, और जो PWDs हैं जिनका डिसेबिलिटी 40% बेंचमार्क से ज़्यादा है उनको, मतलब 40% या उससे ज़्यादा है उनको अलाउ किया, ठीक है। अदर स्टेप्स क्या हैं? ईज ऑफ वोटिंग बाय अबॉलिशिंग फॉर्म एम फॉर कश्मीरी माइग्रेंट रिजाइडिंग एट जम्मू एंड उधमपुर। स्वीप क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन टू एंगेज PWs ऑल्सो सेंसिटाइज देयर फ्रेंड फैमिलीज पोलिंग ऑफिशियल्स एटसेट्रा। फिर प्रपोज्ड मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होगा? इट विल इनेबल माइग्रेंट वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर वोट फ्रॉम देयर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंट। मतलब मान लो कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तो बिहार से यूपी से बहुत लोग काम करते हैं, अब उनको वोट करना होगा जनरल इलेक्शन में लोकसभा के, तो उनको बिहार यूपी जाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें पैसा भी खर्चा होगा, और ट्रेन नहीं मिलती तो नहीं जाते हैं, और नॉर्मली नहीं जाते हैं, ठीक है। गए हैं तो वोट कर देंगे, नहीं गए हैं तो फिर उनके लिए दिक्कत होती है, जाएं और वोट करें।
तो अब ये जो मशीन है मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मल्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो दिल्ली में रह के ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उनको सिर्फ जाना पड़ेगा उस जगह जहाँ पे बूथ है, वहाँ वोट देंगे, और वो क्या कहते हैं, वो बूथ, वो वोट कहाँ काउंट होगा, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल में, ठीक है। पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट इट अलाउज वोट्स बीइंग सेंड बाय पोस्ट, ठीक है। मतलब वो पेपर होगा जो भी इलेक्शन कमीशन का, उसमें आप वोट अपना लिख दोगे या मार्क कर दोगे, और वो फिर भेज देंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या जो भी एड्रेस होगा जहाँ भी भेजना होगा, ठीक है। और वो काउंट हो जाएगा उसके हिसाब से। स्पेशल वोट्स, स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन लोग को अलाउ है, ठीक है। इनको भी, ये भी वोट बाय पोस्ट कर सकते हैं। अभी हमने दो को देखा था, ये दो नए इंक्लूजन है, पीडब्ल्यूडी वाले और सीनियर सिटीजन, ये नए इंक्लूजन है। इनके पहले कौन कौन दे सकता था? जो स्पेशल वोटर्स थे, सर्विस वोटर्स थे, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी और इलेक्टर्स सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये लोग पहले भी वोट बाय पोस्ट कर सकते थे, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग मतलब कि हमारी जगह जैसे प्रॉक्सी अटेंडेंस होता है, वैसे प्रॉक्सी वोटिंग कि हमारी जगह कोई और जाके वोट कर दे, वैसा। आप अपनी वोटिंग राइट किसी को डेलीगेट कर दो और कह दो कि भाई हमारी जगह ये वोट दे देंगे। ये एनआरआईज के केस में कहा जा रहा था, ठीक है, पर अभी उनको नहीं अलाउ किया गया है वैसे। इट अलाउज रजिस्टर्ड इलेक्टर टू डेलीगेट हिज वोटिंग राइट टू अ रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेट्स अवेलेबल फॉर सर्विस वोटर्स, ठीक है। केवल सर्विस वोटर के लिए अवेलेबल है। सर्विस वोटर कौन? जो बॉर्डर पे पोस्ट है जिनके, ठीक है, जो आर्मी वाले हैं, उनको उनको सर्विस वोटर कहा जा रहा है इसमें। स्पेशल वोटर कौन होंगे? जो डेलीगेट्स होते हैं या एम्बेसडर वगैरह हैं किसी देश में। सर्विस वोटर्स इंक्लूड, देखो, मेंबर्स ऑफ आर्म पर्सन, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट हु इज सर्विंग आउटसाइड देयर स्टेट, जैसे इलेक्शन ड्यूटी लगती है ना, किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया। पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पोस्ट ऑफ आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और मेंबर ऑफ फोर्स विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये सब सर्विस वोटर्स होते हैं। फिर है फॉर्म 17C, ये भी न्यूज़ में था। फॉर्म 17C भी इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें कहता है इलेक्शन कमिश्नर टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट रूल्स डू नॉट परमिट शेयरिंग फॉर्म 17C डाटा विद एनी एंटिटी अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, पोलिंग ऑफिशियल्स, ठीक है। फॉर्म 17C किससे रिलेटेड है? ये एसोसिएटेड विद द डायरेक्शंस अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961. Its first part provide the information related to number of eligible voters assigned to booth electors in the register of voters, or voters who decided not to exercise their franchisee, or voters not allowed to vote. और सेकेंड पार्ट कौन है? सेकेंड पार्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड टोटल वोट्स दे रिसीव, ठीक है। तो फॉर्म 17C में दो चीजें होती हैं। एक, ये जब इलेक्शन होने वाला होता है तब भरा जाता है ये इलेक्शन के दिन, और ये लास्ट में जब काउंटिंग हो जाती है तब होता है, ठीक है, तब ये भरा जाता है सेकेंड पार्ट। तो पहले वाले में ये बताता है कि जो बूथ है वहां पर कितने एलिजिबल वोटर हैं या कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, और जो कौन है जो अपना वोट जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उस चीज से, क्योंकि ये इलेक्शन के दिन इसको फिल किया जाता है और ये काउंटिंग के दिन फिल किया जाता है, ठीक है। तो आप एक तरह से आपके पास नाम की लिस्ट है, आप उसमें चेक कर रहे हो कि अच्छा ये वोट देने आए, ये वोट देने आए, ये वोट देना है, ये नहीं देने आए, हाँ ये नहीं देना है, ऐसे करके चेक कर लिया। ये जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन होता है। और दूसरा वाला तब कि अच्छा इन्होंने वोट दिया, इन्होंने इतने लोगों ने वोट दिया है यहाँ पे, इतने लोगों ने नहीं दिया है, वैसा वो। तो दूसरा पार्ट तब फिल करते हैं, ठीक है। और क्या है? ब्रेल साइनेज। ब्रेल साइनेज में क्या है? इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुडुचेरी विल प्रोवाइड ब्रेल साइनेज इन इंग्लिश एंड तमिल इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन ऑल 967 पोलिंग स्टेशंस। देख लो कहाँ पर है ये? पुडुचेरी में हुआ था। It will enable visually impaired or blind voters to participate independently and confidently in electoral process. However, if electors desire, will still be allowed to bring a companion as provided in Rule 49 of Conduct of Election Rules 1961, ठीक है। तो ब्रेल साइनेज ये जो है पुदुचेरी में इंट्रोड्यूस किया गया, जो उनके पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे, कि जो पार्शली इम्पेयर्ड, ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ब्लाइंड लोग हैं, वो अपने हिसाब से देख के वोट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं, किसी को साथ लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, वो नहीं किया गया है, ठीक है।
तो ये हमारा इलेक्शन टॉपिक था। दूसरा दूसरा कल शुरू करें क्या, बाद मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, इसको हम बाद में शुरू करते हैं। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद।